डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 7 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस। पार्ट 1 में आपने इस पोएम की 3rd स्टेंजा तक समझा था और सेकंड पार्ट में अब हम 4th स्टेंजा से लेकर पूरी पोएम हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ में इस लेसन के अंत में आपको इस पोएम की मेन थीम या इसका संदेश मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो शुरू करता हूं। नेक्स्ट स्टेंजा, देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप टू द कोर्ट। अर्थात इस बात को साबित करने के लिए उसने चश्मे को हाथ में लेकर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, ये आप भी जानते हैं कि कोर्ट में वकील अपनी दलीलों को सही साबित करने के लिए कई तरह के सबूत कोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर भी जीभ जो वकील के रूप में है यहाँ पर सबूत प्रस्तुत कर रहा है, चश्मे को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहा है और बोलता है, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व्स दे आर मेड विथ स्ट्रेडल। श्रीमान जी, आप इसको देखिए, इस पर विचार कीजिए कि चश्मे में एक स्ट्रेडल अर्थात नाक के आकार का खांचा बना हुआ है और वो भी कैसा, एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज। यानी जिस प्रकार से नाक का ब्रिज या नाक का आकार है ठीक उतना ही चौड़ा इसका स्ट्रेडल अर्थात खांचा बना हुआ है। इन शॉर्ट, यदि मैं संक्षिप्त रूप में कहूं तो डिजाइन्ड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक ए सैडल, कि इसकी जो बनावट है, जो रूपरेखा है, वो इसी प्रकार तैयार की गई है ताकि वह नाक पर ठीक तरीके से बैठ सके। जस्ट लाइक ए सैडल अर्थात जिस प्रकार घोड़े पर हम जो काठी रखते हैं जो पूरी तरह से सही तरह से बैठ जाती है, जिससे घोड़े पर सवार होने वाला व्यक्ति ठीक से सवारी कर पाता है, गिरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार नाक पर सही तरीके से बैठने के लिए इस चश्मे का जो खांचा है, जो स्ट्रेडल है, बनाया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा, अगेन वुड योर लॉर्डशिप ए मोमेंट सपोज। और एक बार फिर यह पुनः, श्रीमान जी, एक क्षण के लिए यह मान लीजिए, इट इज ए केस दैट हैज हैपेंड एंड मे बी अगेन। यह एक ऐसा केस है जो हमारे सामने आया है, कोर्ट में उपस्थित हुआ है और आगे भी ऐसा हो सकता है। तो एक क्षण के लिए मान लीजिए, दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस हैड नॉट ए नोज। वाइसेज अर्थात चेहरा और काउंटेनेंस अर्थात मुखाकृति या चेहरा। एक क्षण के लिए मान लीजिए कि चेहरे या मुखाकृति पर यदि नाक ही नहीं होती, प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन। तो ईश्वर के लिए या प्रार्थना करिए कि उस समय चश्मा कौन पहनता या कौन पहन सकता। यदि नाक ही नहीं होती तो चश्मा धारण करने का कोई आधार ही नहीं था। नेक्स्ट स्टेंजा, ऑन द होल इट अपीयर्स एंड माई आर्गुमेंट शोज। आगे वह वकील अर्थात टंग कहता है कि कुल मिलाकर, ऑन द होल कुल मिलाकर, इट अपीयर्स यह दिखाई पड़ता है, प्रकट होता है या जान पड़ता है या समझ में आता है, और साथ ही साथ में मेरी दलीलें, मेरे दिए गए तर्क, कोर्ट में प्रस्तुत किए गए तर्क यह दर्शाते हैं कि कैसे, विथ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम। कोर्ट में प्रस्तुत किए गए मेरे विचार, मेरी तर्क सम्मत दलीलें यह दर्शाती हैं कि न्यायालय इस बात को कभी अस्वीकार नहीं करेगा। वो कौन सी बात है, दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज। वह दलील यह है कि, या इस बात को कोर्ट अस्वीकार नहीं करेगा कि चश्मे स्पष्ट तौर पर या साधारण तौर पर नाक के लिए ही बने थे। एंड द नोज वॉज प्लेनली इंटेंडेड फॉर देम। और नाक भी स्पष्ट रूप से चश्मों के लिए ही निश्चित है। अर्थात यह स्पष्ट हो जाता है कि नाक का आकार और चश्मे का आकार एक दूसरे से समानता रखता है और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, देन शिफ्टिंग हिज साइड एज ए लायर नोज हाउ।
इसके पश्चात अपना पाला बदलते हुए, जिस प्रकार की वकील को यह अच्छी तरह पता होता है कि पाला किस तरह बदला जाता है, कब बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए, इस बात में वकील को महारत हासिल होती है कि कब क्या दलीलें पेश करना है, कब कौन से सबूत पेश करना है, किस तरह से अपने पक्ष को मजबूत करना है, किस प्रकार से विपक्षी पार्टी के वकील की दलीलों को कमजोर करना है। इन सब चीजों में वकील को महारत हासिल होती है। He pleaded again in behalf of the eyes. फिर से वह अपना पाला बदलते हुए आंखों के पक्ष में अपनी दलीलें प्रस्तुत करता है, आंखों के पक्ष में सफाई प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से एक ही वकील दोनों पार्टियों के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत करता है। बट व्हाट वर हिज आर्गुमेंट्स फ्यू पीपल नो। परंतु उसके तर्क या दलीलें जो कोर्ट में प्रस्तुत की गई थीं वो क्या थीं, ये कुछ ही लोग जानते हैं। अर्थात उसके द्वारा आंखों के पक्ष में जो दलीलें प्रस्तुत की गई थीं वह कम महत्व की थीं और इस कारण से लोगों ने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, उन दलीलों को ध्यान से सुना ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि कुछ ही लोगों को पता थीं। अर्थात जो दलीलें उस वकील के द्वारा आंखों के पक्ष में प्रस्तुत की गई थीं वो स्पष्ट नहीं थीं। For the court did not think they were equally wise। और इस प्रकार से न्यायालय ने उन दलीलों को जो आंखों के पक्ष में प्रस्तुत की गई थीं उनको समान रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण या तर्क सम्मत नहीं माना। अर्थात पहले टंग ने, जो कि लायर की भूमिका में था, नोज के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की और उसके बाद आंखों के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की। इस तरह से उसने अपना पाला बदलते हुए दोनों के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की, लेकिन नाक के पक्ष में उसने बहुत सारे सबूत प्रस्तुत किए, बहुत सारी दलीलें प्रस्तुत की, लेकिन आंखों के पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं किया। यही एक वकील की विशेषता होती है, सही को गलत ठहराना, गलत को सही ठहराना, जिस तरह से इस पोयम में हाईलाइट किया गया है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा, सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड। और इस प्रकार श्रीमान न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया, अपना जजमेंट दिया। विथ ए ग्रेव सोलेम टोन। ग्रेव मीन सीरियस, गंभीर, सोलेम मतलब औपचारिक, टोन मतलब लहजा। इस प्रकार कोर्ट में प्रस्तुत की गई दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात श्रीमान न्यायाधीश ने बहुत ही गंभीर किंतु औपचारिक लहजे में अपना निर्णय सुनाया। डिसिसिव एंड क्लियर, एकदम निश्चित और स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपना निर्णय दिया। विदाउट वन इफ और बट, बिना किसी किंतु परंतु के। अर्थात उसमें जो निर्णय सुनाया गया था वो स्पष्ट तौर पर सुनाया गया, जिसमें किसी संदेह के लिए कोई जगह ही नहीं थी। दैट whenever the nose put his spectacles on। तो क्या निर्णय सुनाया उन्होंने? दैट की whenever, जब भी, जब कभी, the nose, नाक, put his spectacles on, जब भी नाक अपने चश्मे पहने तब क्या होना चाहिए? बाय डे लाइट और कैंडल लाइट। चाहे वो दिन में चश्मा पहने या रात में चश्मा पहने, आईज शुड बी शट, आंखें बंद रहनी चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि जज ने निर्णय सुनाने में अपने विवेक का इस्तेमाल किसी भी प्रकार से नहीं किया। उनके सामने जो वकील के द्वारा, जो टंग के द्वारा नोज के पक्ष में या नाक के पक्ष में जो दलीलें प्रस्तुत की गईं, वे दलीलें बहुत मजबूत थीं, तर्कपूर्ण थीं, किंतु वहीं दूसरी तरफ उसी वकील के द्वारा आंखों के पक्ष में जो दलीलें दी गईं वो बहुत कमजोर थीं और इन्हीं को आधार मानते हुए जज ने अपना फैसला सुना दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही एक हंसी वाले माहौल में हास्य को पैदा करते हुए आज की जो वर्तमान कानून व्यवस्था है उस पर तंज कसा है, उसका एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने लाकर रखा है कि किस प्रकार जो पार्टी मजबूत होती है, जो पक्ष मजबूत होता है, उसी के पक्ष में किस तरह से फैसले सुना दिए जाते हैं, बिना किसी विचार किए, बिना सच्चाई को जाने हुए, बिना गहराई तक जाकर, बिना तह तक जाए हुए। और भले ही कमजोर पक्ष सही हो, वह अपराधी ना हो, वह गलत ना हो, फिर भी उसके विरोध में फैसला जाता है, उसके खिलाफ फैसला जाता है। तो इस तरह से आज आपने इस पोयम का आनंद लिया, जो कि विलियम कॉपर द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। इसमें न्यायालय की भाषा और वातावरण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह स्वयं भी
एक योग्यता प्राप्त वकील थे। इस कारण से उन्होंने इस कविता में कोर्ट रूम को प्रस्तुत किया, उसकी भाषा का इस्तेमाल किया और उसके वातावरण का इस्तेमाल किया, ताकि हमें बहुत अच्छे ढंग से यह बात समझाई जा सके कि आज जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोयम के लास्ट में हम इस पोयम की थीम पर चर्चा करेंगे। इस पोयम की थीम क्या है, इस पोयम का संदेश क्या है, इस पोयम के माध्यम से पोएट हमें क्या संदेश देना चाहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द टाइटल रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस सेज दैट जस्टिस इज नॉट डन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द लॉयर्स हैव नो कैरेक्टर। They speak in favor of both the rival parties with similar zeal. They are hired to fight false cases. They do not feel shy even if they lose the case. They cannot be relied on. They charge money from both the rival parties. They befool the clients with only words and rob them of their hard-earned money. They give vague arguments. The judges also give रैंडम और अनलॉफुल जस्टिस। इस पोयम की थीम को या मूल भाव को हम हिंदी में समझते हैं। इस पोयम का जो टाइटल है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ड केस, अर्थात कानून द्वारा निर्णय किए गए एक मामले की विवेचना है या उसका विवरण है। इस टाइटल से हमें पता चलता है कि न्यायालय में न्याय नहीं किया जाता है। इस पोयम के अनुसार वकीलों का कोई चरित्र नहीं होता है, वह दोनों ही पक्षों के पक्ष में या दोनों ही पार्टीज के पक्ष में एक समान उत्साह के साथ बोलते हैं। उन्हें झूठे केस लड़ने के लिए हायर किया जाता है और इसके बावजूद यदि वे केस हार जाते हैं तब भी उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। और इन्हीं सब बातों के कारण उन पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं और वे दोनों विपक्षी पार्टियों से बराबर उतना ही चार्ज करते हैं, उतना ही वो पैसा वसूल करते हैं और इस तरह वो अपने क्लाइंट्स को केवल मूर्ख बनाते हैं अपने शब्द जाल में फंसाकर, और उनकी जो गाढ़ी कमाई है, जो मेहनत की कमाई है, उस पर वो डाका डालते हैं। और उनके द्वारा जो कोर्ट में दलीलें प्रस्तुत की जाती हैं, जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, वो बहुत ही अस्पष्ट होते हैं, उनमें स्पष्टता नहीं होती है। और साथ ही साथ में जो जजेस होते हैं वो भी अनलॉफुल न्याय करते हैं, अर्थात जो कानून पर आधारित न्याय नहीं होता है, अन्यायपूर्ण न्याय करते हैं या अपना फैसला सुनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पोयम की जो थीम है, जो मूल भाव है, जो मूल विषय है, वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।